नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भाजपा में प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट का इंतजार। 11 सीटों में से 10 सीटों पर सुलझे समीकरण। डोईवाला सीट पर फंसा पेच। रामनगर से टिकट कटने पर रणजीत रावत को मलाल। नाराजगी पर हरदा का बयान। कहा, रणजीत पार्टी के सीनियर नेता, हाईकमान जरूर लेगा संज्ञान। रामनगर सीट से 28 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे हरदा। जीत का दावा कर बोले हरीश रावत। रामनगर में अब बहेगी विकास की गंगा। और गणतंत्र दिवस के लिए पुलिस प्रशासन की पुख्ता तैयारियां। देहरादून परेड ग्राउंड के आसपास रहेगा जीरो जोन। कोविड गाइडलाइन का होगा सख्ती से पालन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस की 2 लिस्ट जारी हो चुकी हैं, तो भाजपा की दूसरी सूची जारी होने का सबको इंतजार है। भाजपा की 11 सीटों को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है, लेकिन आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते बीजेपी को दूसरी लिस्ट जारी करने के लिए इतना वक्त लेने की जरूरत पड़ रही है, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी करने में कांग्रेस से पहले भले ही बाजी मार ली हो, लेकिन कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद बीजेपी में बाकी 11 सीटों को लेकर प्रत्याशियों के चयन पर मंथन चल रहा है। हालांकि कांग्रेस की भी 6 सीटों पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। दरअसल प्रदेश भाजपा में जिन 11 सीटों को अभी रोका हुआ है, उनमें से कहा जा रहा है कि 10 सीटों पर गुत्थी सुलझा ली गई है, जबकि एक सीट को लेकर पार्टी में माथापच्ची का दौर चल रहा है। पार्टी के लिए जिताऊ उम्मीदवार की तलाश तो कहीं सशक्त प्रत्याशी के चयन के साथ ही जातीय और सामाजिक समीकरणों के कारण ये सीटें उलझ गईं। लेकिन अब काफी हद तक भाजपा ने इस समस्या को सुलझा लिया है। संभावना है कि केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत के बाद 26 जनवरी को इन सभी सीटों के प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने इस मसले पर कहा कि रणनीति बनाने के लिए भी पार्टी को वक्त की जरूरत होती है, इसीलिए प्रत्याशियों की घोषणा में देरी हो रही है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक तो रणतंत्र रहता है, कार्यसूची रहता है, स्ट्रेटजी रहता है। वो स्ट्रेटजी के अनुसार हम कुछ सोच रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हम सतत संपर्क में है। मैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सब हम संपर्क में है और हमारा लगभग इसमें तैयार है, लेकिन हमको कुछ स्ट्रेटजी बनाना रहता है। वो सब देखते हुए हमने डेलिबरेटली हम डिले कर रहे हैं, तो इसलिए आ जाएगा, एक आध दिन में आ जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन में महज 3 दिनों का ही वक्त बाकी है। ऐसे में भाजपा की 11 सीटों और कांग्रेस की 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना अभी बाकी है। लिहाजा दोनों ही पार्टियों में बाकी रह गई सीटों पर उम्मीदवारों की उम्मीदें अभी भी बंधी हैं। बस देखना ये है कि उनकी उम्मीदों को हाईकमान पूरा कर पाता है या नहीं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि उन्होंने पार्टी के अपने जो सभी पद थे उससे इस्तीफा रघुनाथ सिंह चौहान ने दे दिया है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर हालांकि अभी थोड़ा सस्पेंस है। देखते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। विधानसभा चुनाव को लेकर हरीश रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। हरदा ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा की गलतफहमी दूर होगी और इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ होकर रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ रंग में भंग डालने का काम करती है। वहीं हरीश रावत ने अपने रामनगर से टिकट फाइनल होने पर कहा कि रामनगर की जनता का प्रेम मुझे हमेशा मिलता रहा है। अब वहां विकास की गंगा बहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। रामनगर एक मेरा गुरु स्थल भी है। जब गांव से निकल करके आया तो मैंने रामनगर में ही अध्ययन भी किया और राजनीति का आवा कौखो सब सीखा। सुशील कुमार निरंजन एक दलित नेता थे, वहाँ से लेकर के रामलाल जी तक, शिव प्रकाश पंडा जी से लेकर विष्णु प्रसाद तक, ललित दुर्गापाल से लेकर के कैलाश जोशी तक मेरे बहुत सारे गुरु रहे, जिन्होंने मुझको कैसे राजनीति में क्या सीख होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए दी। और रामनगर की गलियों में मैंने सीखा। वहाँ से देश और दुनिया की और देश और प्रदेश की सेवा करने के बाद
तो मैं अपने गुरु स्थल की सेवा में जाना चाहता हूँ। वहीं हरीश रावत द्वारा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि हरीश रावत का प्रभाव उत्तराखंड की जनता में कुछ नहीं है, इसलिए वो इस तरीके के बयानबाजी करते रहते हैं। इसके साथ ही सुरेश जोशी का कहना है कि रामनगर से हरीश रावत का चुनाव जीतना असंभव है। सीट प्रभावित तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, न किच्छा बचा पाए और न आपका हरिद्वार ग्रामीण बचा पाए। और तब उन्होंने ये मैसेज दिया था कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, यानी मेरी जो प्रामाणिकता है, मेरी जो योग्यता है वो दोनों जगह है। तो दोनों क्षेत्रों से गढ़वाल ने भी कुमाऊं ने भी उनकी योग्यता को अयोग्यता में तब्दील कर दिया। आज तो प्रश्न ये खड़ा है कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं क्या उससे वो जीतेंगे? उत्तराखंड विधानसभा इलेक्शन 2022 में बीजेपी की जीत के दावे को लेकर हरदा ने पलटवार किया है। कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि अच्छा है अगर बीजेपी इस गलत फहमी में रहे कि जीत उनकी होने वाली है। हरदा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और जीत कांग्रेस पार्टी की ही होगी। भाजपा की गलतफहमी दूर हो जाएगी। राज्य के किसी भी चुनाव क्षेत्र में कहीं भी उनको वॉक ओवर नहीं, उनको हर क्षेत्र में टफ फाइट दी जा रही है। और हमारी पहली सूची के जारी होते ही लोगों ने ऐलानिया तौर पर कह दिया था कि कांग्रेस इज नाउ ए विक्टर करके। लोगों ने कहा कि पहली सूची में कांग्रेस के इतने लोग जीत करके आ रहे हैं कि कांग्रेस will gain the comfortable majority। रामनगर सीट से हरदा के चुनाव लड़ने पर अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपना नामांकन पत्र 28 जनवरी को दाखिल करेंगे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हरदा ने इस बात का जवाब अपने चुटकीले अंदाज में दिया। आप कहाँ थे महाराज? जिस समय आप मेरे कान पर धीरे से कह देंगे फला मुहूर्त तो ठीक है, उस दिन चला जाऊंगा। वैसे मैं 28 तारीख को, हाँ, मगर हो सकता है मैं कल ही निकल जाऊंगा। कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रणजीत रावत की नाराजगी को लेकर कहा कि रणजीत रावत जो हैं पार्टी के सीनियर नेता हैं। हरदा ने कहा कि उनकी बात का पार्टी जरूर संज्ञान लेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की दूसरी सूची में रामनगर सीट से मजबूत दावेदार माने जा रहे कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत की बजाय पार्टी ने हरीश रावत को रामनगर सीट से टिकट दिया है, जिसके बाद से ही रणजीत रावत पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। वो हमारे भाई हैं और हमेशा जीवन पर्यंत ग्राउंड कार्यकर्ता रहे हैं, हमारे सहयोगी रहे हैं। और उन्होंने कोई बात कही है और पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, तो महत्वपूर्ण नेता हैं, तो उनकी बात महत्वपूर्ण है। पार्टी उनकी बात का जरूर संज्ञान। वहीं लैंसडाउन सीट से अनुकृति गोसाई को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। आज कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं ने ढोल दमाऊ कर अपना विरोध दर्ज किया। इस दौरान रघुवीर बिष्ट ने समर्थन में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए अनुकृति गोसाई को पैराशूट प्रत्याशी बताया है। मैंने सिर्फ पहले भी एक ही बात करी, अब फिर दोबारा एक ही बात के लिए आया हूँ। सिर्फ हम रघुवीर बिष्ट जी के लिए आए हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए, इसके सिवाय हमारा कोई बात किसी से नहीं है। हम सिर्फ न्याय मांगने आए हैं। जो हमने फसल बो रखी है, जो मेहनत वहाँ कर रखी है, जितने गांवों का भ्रमण कर रखा है, उसके लिए मांग यही है कि रघुवीर बिष्ट जी को वहाँ से टिकट दिया जाए। लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेसी नेता संध्या डालाकोटी का टिकट फाइनल होने के बाद से हरीश चंद्र दुर्गापाल के आवास पर आज हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दरअसल संध्या डालाकोटी का टिकट फाइनल होने के बाद संध्या अपने बुजुर्ग नेताओं से आशीर्वाद लेने पहुंची। इस बीच वो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के आवास पर भी पहुंची, जहां दुर्गापाल समर्थकों ने आवास का गेट बंद कर दिया। निराश होकर संध्या डालाकोटी गेट पर ही बैठ गई। हालांकि कुछ देर बाद दुर्गापाल के आवास से अनाउंसमेंट हुआ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया है। कुमाऊं में
जैसे 2 महिलाओं को संगठन ने टिकट दिया तो उसमें एक मेरा नाम भी आया, तो मैं इनके आशीर्वाद लेने यहाँ पर आई। और मैं महिला के रूप में 2002 से इस विधानसभा में कर्मठ कार्यकर्ती के रूप में काम कर रही हूँ। बड़ी बड़ी सभाएं जब 100, 200, 500 की सभाएं होती थी, उसमें ये बोलते थे आदरणीय मंत्री जी कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसका साथ देंगे। आज ऐसा क्या कारण रहा, जब उनको टिकट नहीं मिला तो एक महिला को टिकट मिला तो उनने मुझे आशीर्वाद देने से रूठ गया। संजय डालाकोटी जी को बधाई देता हूँ, हमारे हाईकमान ने उनको टिकट दिया, वो बधाई के पात्र हैं। और आदरणीय दुर्गा पाल जी के आवास पर आज अपने एक बुजुर्ग नेता होने के नाते, अपने पिता तुल्य होने के नाते जो आशीर्वाद लेने के लिए गई और उसके बाद उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। मैं आदरणीय हरेन बोरा जी के लिए टिकट मांग रहा था, मैं शंकर जोशी, मैं ग्राम प्रधान, खुद कल तक हरेन बोरा जी के लिए टिकट मांग रहा था हाईकमान से। लेकिन आज अगर संजय डालाकोटी जी को अगर टिकट मिल गया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिसको पार्टी ने टिकट दिया उसके साथ हमने तन मन धन से सहयोग देना चाहिए। उत्तराखंड में महासंग्राम के लिए अब कुछ ही हफ्तों का वक्त बाकी बचा है। उससे पहले भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंकने से पीछे नहीं हट रही। रणभेरी बजने के साथ ही दिग्गज नेताओं ने ताल ठोककर कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है और इनमें से खटीमा विधानसभा सीट पर भी इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। आखिर क्यों, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 5 विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बचा है, जिसके बाद तय हो जाएगा कि राजनीति का ताज इस बार किसके सिर सजेगा। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ ही दूसरे दलों ने अपनी अपनी सेनाओं को चुनावी रण में उतार दिया है और इस बार इस महायुद्ध पर फतेह हासिल करने के लिए कोई भी दल कसर नहीं छोड़ रहा है। और प्रदेश की कई विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है और इन्हीं सीटों में से एक है खटीमा विधानसभा सीट, जहां पर हर बार भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी इस सीट से चुनाव लड़ रही है। इस सीट से भाजपा ने तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से उनके खिलाफ भुवन कापड़ी मैदान में है और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर को टिकट दिया गया है, जिसके बाद इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। चुनावी मैदान में भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी का शोर भी गूंजने लगा है। लेकिन 21 साल की राजनीति में ये सीट 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस के खाते में ही रही है। 2002 में कांग्रेस के गोपाल सिंह ने बसपा के दान सिंह को हराया था। 2007 में भी कांग्रेस से गोपाल सिंह ने ही जीत हासिल की थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने जीत हासिल की। 2017 में भी पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के भुवन कापड़ी को हराया। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी चुनावी रण में जी जान से जुट चुके हैं। खटीमा सीट पर 3 दलों का कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जीत किसे मिलती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। 2022 की बिसात में श्रीनगर विधानसभा सीट पर भी इस बार मुकाबला रोमांचक होने वाला है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद प्रदेश के कई बड़े नेता आमने सामने हैं। इस लिहाज से श्रीनगर विधानसभा सीट की तस्वीर दिखाना भी जरूरी हो जाता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। श्रीनगर विधानसभा सीट जहां इस बार रोचक मुकाबला है, यहां से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को भाजपा ने मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने गणेश गोदियाल पर दांव खेला है। ये पहली दफा नहीं है जब धन सिंह रावत और गणेश गोदियाल आमने सामने हों। इससे पहले 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों ही नेता मैदान में आमने सामने थे, जिसमें एक बार गणेश गोदियाल को जीत हासिल हुई तो दूसरी बार धन सिंह रावत के आगे हार का सामना करना पड़ा। फेरबदल का चेहरा श्रीनगर विधानसभा का इतिहास रहा है। प्रदेश की सत्ता के साथ इस सीट का इतिहास भी ये बताता है कि यहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का सिलसिला देखा गया है। 2002 में कांग्रेस के सुंदरलाल मंडवाल ने भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन को हराया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बृजमोहन कोटवाल ने कांग्रेस के सुंदरलाल को मात दी। 2012 में कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत को हराया था। 2017 में जीत का स्वाद चख भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत ने गणेश गोदियाल को मात दी थी। एक दूसरे को हार का स्वाद चखाने के बाद तीसरी बार दोनों नेता आमने सामने हैं और इस बार इनकी किस्मत 1,06,622 मतदाता तय करेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
प्रदेश में 2 राष्ट्रीय दलों की सूची के बाद से दोनों खेमों में बगावती सुर तेज हो गए हैं। देवप्रयाग से भी बड़ा जनाधार रखने वाले बीजेपी नेता मगन सिंह बिष्ट ने अपना समर्थन यूकेडी को दे दिया है। समर्थन मिलने के बाद उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक दिवाकर भट्ट ने कहा कि देवप्रयाग विधानसभा सीट से उनकी जीत निश्चित है। ये सही लाइन पे तभी आएंगे, ये उससे पहले सही लाइन पे आने वाले नहीं है। इनको तो घमंड हो गया कि भाई हमारे पास, इनके पास पैसा बहुत है, अंधा पैसा है, ठीक है। अब ये समझ रहे हैं कि हम पैसे के बल पे जो है चुनाव जीत जाएंगे। तो देखते हैं कौन जो जीतता है। इसी भरम को तोड़ने के लिए जो है मुझे भट्ट जी का वो साथ। जब भी एक आदमी के साथ एक आदमी जुड़ता है मजबूत तो होता ही, एक आदमी के साथ से एक आदमी खिसकता है तो कमज़ोर होता है। यहाँ जुड़े हैं तो मजबूती तो मिलेगी। और अब बात करेंगे मौसम की। प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी से लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। 110 साल बाद देहरादून में जनवरी के महीने में बारिश का सर्वाधिक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। बारिश और बर्फबारी से कड़ाके की ठंड के साथ कई गांवों का संपर्क कट गया तो कहीं पर बिजली और दूरसंचार सेवाएं ठप हो चुकी हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से बिगड़ा मौसम अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से दर्जनों गांवों का संपर्क कट चुका है तो मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हैं। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से आज भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। हालांकि राजधानी देहरादून में बादलों की लुका छुपी का खेल जारी है। आपको बता दें कि जनवरी में सर्वाधिक बारिश होने का रिकॉर्ड पूरे 110 साल बाद टूटा है। देहरादून में अब तक 152 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि साल 1911 में हुई 229 मिलीमीटर के बाद सर्वाधिक है। वहीं बिगड़े मौसम के मिजाज से पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद गंगोत्री राजमार्ग समेत 55 सड़कें बंद हैं, जबकि दर्जनों गांवों का संपर्क कट चुका है। पहाड़ी इलाके बर्फ से लकदक हैं और पहाड़ों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कई गांवों में बिजली और दूरसंचार सेवाएं की किल्लत गहराने लगी है। चमोली में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद जोशीमठ, औली, गोपेश्वर, चोपता, ऊखीमठ की सड़कें बंद हो गई हैं। धनौल्टी चंबा मार्ग से भी अभी तक बर्फ नहीं हटाई जा सकी। वहीं पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिनों से चल रहा बारिश का सिलसिला जो है वो आज आखिरकार थम ही गया है। राजधानी देहरादून की हम बात करें तो हल्की धूप यहाँ पर खिली हुई है। बादलों की लुका छुपी का खेल वो जारी है, लेकिन प्रदेश के लिए अभी भी अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से मंगलवार यानी कि आज के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के जिलों में बारिश और बर्फबारी का जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पिछले 3-4 दिन से पहाड़ों पर हो रही ज़बरदस्त बर्फबारी से अब मुश्किलें भी खड़ी होने लगी हैं। कई मार्ग जो हैं वो मार्गों का संपर्क कट चुका है। अकेले उत्तरकाशी ज़िले की मैं बात करूं तो 19 सड़कें वहां पर बंद है। तो वहीं पौड़ी में 26 घंटे के बाद जो है नेशनल हाईवे खोला गया है। जेसीबी की मशीन की मदद से प्रशासन लगातार मार्गों को खोलने का काम कर रहा है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अगले 48 घंटे के लिए कोल्ड डे की चेतावनी वो जारी की गई है, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसके बाद अब शीतलहर का प्रकोप जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि मैदानों में भले ही बारिश से राहत हो ठंड से, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं सबिहा, देहरादून। 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर देहरादून में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जहां एक और कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो वहीं प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। जिलाधिकारी राजेश कुमार की माने तो कल होने वाली परेड में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जाएगा। साथ ही पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। जनवरी के परिप्रेक्ष्य में परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें शासन के निर्देशों के क्रम में हमने जो सीटिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 500 हमने इस बार रखी है और सभी महानुभावों को जो है ई इनवाइट के माध्यम से इनविटेशन दिया गया है और कार्यक्रम सूक्ष्म रहेगा और मार्च पास्ट होगा और कुछ पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
देहरादून के डीएम सभागार में भी मतदाता अधिकार दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने कहा कि जनता को अपना जनप्रतिनिधि चुनने का पूरा अधिकार है। आगामी 14 फरवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जनता अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर सही प्रतिनिधि को चुने। समस्याओं का निदान जिस प्रतिनिधि के पास हो उस प्रतिनिधि को आप अपना वोट देकर उसे अपना समर्थन दें। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा में मौजूद ग्राम पंचायत खेड़ी शिकोहपुर के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने यहां विरोध प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि सरकार के नुमाइंदे चुनाव के वक्त आते हैं और चले जाते हैं। गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। क्षेत्र में अंतिम संस्कार तक के लिए जगह मौजूद नहीं है। ग्रामीणों का हमारा ये मांग है कि हमने जो एक एप्लीकेशन बनाई हस्ताक्षर युक्त है, पूरे गाँव के साइन है, इस पर ये हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। भाजपा में प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट का इंतजार। 11 सीटों में से 10 सीटों पर सुलझे समीकरण। डोईवाला सीट पर फंसा पेच। रामनगर से टिकट कटने पर रणजीत रावत को मलाल। नाराजगी पर हरदा का बयान। कहा रणजीत पार्टी के सीनियर नेता, हाईकमान जरूर लेगा संज्ञान। रामनगर सीट से 28 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे हरदा। जीत का दावा कर बोले हरीश रावत। रामनगर में अब बहेगी विकास की गंगा। और गणतंत्र दिवस के लिए पुलिस प्रशासन की पुख्ता तैयारियां। देहरादून परेड ग्राउंड के आसपास रहेगा जीरो जोन। कोविड गाइडलाइन का होगा सख्ती से पालन।